हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी के अंदर ये बताया था कि जो लाइट होती है वो ड्यूअल कैरेक्टर शो करती है। वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है और एज अ वेव भी बिहेव कर सकती है। लाइट एक वेव होती है, उसे वेव बिहेव करना चाहिए, लेकिन मैक्स प्लैंक ने कहा कि लाइट ड्यूअल कैरेक्टर शो करती है, वो मैटर भी बिहेव कर सकती है और वेव के तौर पे भी बिहेव कर सकती है। और 1918 के अंदर ही गॉट नोबेल प्राइज। इसी तरह डी ब्रोगली आया, उसने कहा ये नेचर बड़ी सिमेट्रिक है, नेचर इतनी बैलेंस है, ये नहीं हो सकता कि अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल जो हो वो वेव की तरह बिहेव करे। तो 1924 के अंदर उसने प्रेडिक्ट किया कि जो सारे मैटर पार्टिकल्स हैं जब वो हरकत करते हैं तो वो भी ड्यूअल कैरेक्टर शो करते हैं। वो पार्टिकल तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में वो वेव के तौर पे भी बिहेव करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जितने भी एटम या मॉलिक्यूल हैं ये मैटर होते हैं और इनके अंदर मौजूद ये सारे पार्टिकल, एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल भी मटेरियल पार्टिकल या मैटर के पार्टिकल कहलाएंगे। तो उसने कहा इनकी दोनों नेचर है, ये पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं और वेव के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इन मैटर, कि मैटर की जो वेव पार्टिकल की नेचर है या ड्यूअलिटी है, ड्यूअलिटी बोलते हैं दोहरापन, डबल कैरेक्टर। तो इसने एक इक्वेशन ड्राइव की जिससे हम बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। इसने कहा जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करेगा किसी खास वेलोसिटी के साथ तो उसकी कोई वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ नॉर्मली वेव्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसने कहा कि अगर कोई मैटर का पार्टिकल भी मूव कर रहा होगा तो उसकी भी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी और उसने ये इक्वेशन बताई। और यहाँ पे उसमें ये समझ आ रहा है कि वेलोसिटी और लैम्डा का रिलेशन जो है, जो वेवलेंथ का रिलेशन है, वो इनवर्स है। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह मास के साथ भी उसका रिलेशन इनवर्स चल रहा है। यहाँ पे मास m वेलोसिटी है, मास है, v वेलोसिटी है और लैम्डा यहाँ पे डी ब्रोगली की वेवलेंथ है। अगर according to this equation the wavelength associated with an electron is inversely proportional to its momentum, और अगर हम ओवरऑल इस मोमेंटम की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स उसने दो इक्वेशंस ली, एक प्लैंक की इक्वेशन और एक आइंस्टाइन की इक्वेशन। प्लैंक की इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एच म्यू और आइंस्टाइन की इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसने कहा कि अगर ये दोनों वैल्यूज को हम बराबर कर लें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम बराबर कर लें तो ये इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होती है C ओवर लैम्डा होती है। तो यहाँ पे अगर इस फ्रीक्वेंसी को हम कह लें कि C ओवर लैम्डा, तो इस म्यू के ऊपर पुट कर दें तो ये वैल्यू बनेगी एच सी ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू जो थी एच म्यू की जगह पे म्यू की वैल्यू पुट की, ये बना एच सी ओवर लैम्डा। और यहाँ पे स्केयर है और यहाँ पे सिंपल है, तो हम यहाँ पे एक सी को एक सी से काटेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। तो लैम्डा को अगर मैं उस साइड पे ले जाऊं और एम सी को इस साइड पे ले आऊं तो इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। और ये सी फोटोन की वेलोसिटी है और ये रेडिएशन के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है सी। अगर हम इसको मैटर के पार्टिकल पे यूज करें तो हम इसको सिंपल वी कहेंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो इस तरह उसने क्या किया, इस इक्वेशन को पुट किया। उसने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई मास होगा, तो वहां से हम उसकी वेवलेंथ निकाल लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि नेचर इज सिमेट्रिकल, नेचर बहुत ही सिमेट्रिकल है। तो इसलिए हम एक मैटर को भी एक वेव के तौर पे बिहेव करना चाहिए। इस इक्वेशन के मुताबिक जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉनों की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन के। फर्ज कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ 2.188 into 10⁶ मीटर पर सेकंड इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और वो बोहर का जो मॉडल था हाइड्रोजन का
उसमें वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हम उसकी वेवलेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करके। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पुट की हमने 6.626, और हम जानते हैं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होती है 9.108 × 10⁻³ किलोग्राम होती है। और अगर इस वेलोसिटी की जगह पे उसकी वेलोसिटी पुट कर दें तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे जवाब आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.33 × 10⁻⁹ मीटर, और जो जवाब बनेगी लैम्डा इज इक्वल टू 0.33 नैनोमीटर। इट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी और वो 0.33 नैनोमीटर होगी। तो इस तरह हम एक इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, वेवलेंथ शो करेगा, और ये वेवलेंथ जो प्रॉपर्टी थी वो वेव्स की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर सकते हैं, ये ड्यूअल कैरेक्टर शो कर सकते हैं। अगर हम यही बात प्रोटॉन पे लगाएं, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, तो हम जानते हैं जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो 1836 टाइम उसकी वेवलेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका वजन इतना ज्यादा है, 1836 टाइम ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए प्रोटॉन की वेवलेंथ जो होगी उतनी ही कम हो जाएगी। इसी तरह अल्फा पार्टिकल जब वो मूव करेगा इसी ही वेलोसिटी से जितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में, तो उसकी वेवलेंथ जो होगी अल्फा पार्टिकल की 7344 कम हो जाएगी, क्योंकि इसका वजन अल्फा पार्टिकल का 7344 गुना इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका वजन ज्यादा हो जाएगा उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। कहता है फर्ज कर लेते हैं कि एक पत्थर फेंकना है हमने, 1 ग्राम उसका वजन है और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी वेवलेंथ हम पुट करें तो मास की जगह पे हमने 1 ग्राम था, तो 1 ग्राम को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 1 ग्राम को मैं कह सकता हूँ 1⁻, इसको हम कह सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम हम कह सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें जहां पे 1 आना था वहां पे 10⁻³ किलोग्राम कह दिया, और वेलोसिटी की जगह पर 10 मीटर पर सेकंड कह दिया। इसे सॉल्व किया तो ये जवाब आया 6.626 × 10⁻³ मीटर। तो ये वेवलेंथ बहुत थोड़ी है, और इसको कोई भी ऐसा हमारे पास मेथड नहीं है जो इस वेलोसिटी को मालूम कर सके, और जो इस वेलोसिटी को मालूम कर सके हमारे पास, जो इस वेवलेंथ को मालूम कर सके हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है। तो इट मीन्स दैट हैवियर पार्टिकल की वेवलेंथ बहुत थोड़ी हो जाती है जो हम इवन मालूम नहीं कर सकते, एंड दे कैन नॉट बी कैप्चर्ड, सो व्हेन वी से दैट द मैक्रोस्कोपिक बॉडीज डोंट हैव द वेव्स। कहता है जो बड़े पार्टिकल है उनकी वेव इतनी छोटी हो जाती है तो लोग कह देते, नजर नहीं आती, मालूम नहीं कर सकते, तो लोग कह देते हैं कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज जो है वो वेव शो नहीं करती। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए डेविसन और जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये बात साबित की कि जिस तरह वेव्स डिफ्रैक्शन शो करती हैं, डिफ्रैक्शन होता है कि एक कॉर्नर से एक चीज के कॉर्नर से बेंट होते जाना, बाहर को बिखरते जाना, ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। उन्होंने कहा वो डिफ्रैक्शन भी शो कर सकती हैं और रिफ्लेक्शन भी शो कर सकती हैं। रिफ्लेक्शन होता है किसी के साथ टकरा के मुड़ जाना। तो डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, हीट किया टंगस्टन फिलामेंट से, और उनकी स्पीड बढ़ा दी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ये निकल क्रिस्टल के साथ टकराई तो ये किसी खास एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई। जिस तरह एक सूरज, अगर यहाँ पे सूरज हो और जहाँ पे मिरर रख दें और आप यहाँ पे खड़े हो जाएं तो मिरर से रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, आपकी आंखों में पड़ेगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ने भी क्या किया, ऐसी ही रिफ्लेक्शन शो की और वो निकल क्रिस्टल से टकरा कर कलेक्टर के पास आई। तो उन्होंने कहा जिस तरह एक वेव्स रिफ्लेक्शन करती हैं, जिस तरह रेज रिफ्लेक्शन करती हैं, इसी तरह पार्टिकल भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात को साबित किया, और इस तरह डेविसन और जर्मन को भी नोबेल प्राइज मिला। लुईस डी ब्रोगली को अलहदा से उनकी इस कंसेप्ट पे मिला, और डेविसन और जर्मन को इस बात पे अलहदा से नोबेल प्राइज मिला।